आज मैं जिस व्यक्ति की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पेशे से वकील हैं और जब इनका मुझसे संपर्क हुआ था तब इनकी वकालत चल तो रही थी, जीवन चल तो रहा था, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं था जो ये चाहते थे। और जब इनकी मुझसे मुलाकात हुई तो बात वहीं पर आकर फंस गई, कुंडली विश्लेषण पर। और चूंकि वकील साहब थे इसलिए सर्वज्ञानी थे। वकीलों को कौन ज्ञान दे, ये तो दुनिया को ज्ञान देते हैं। तो बात फंसी रही। मेरी मुलाकात के 2-2.5 साल और निकल गए। उसके बाद एक बार इन्होंने अपनी पत्नी से जिक्र किया होगा। पत्नी ने जबरदस्ती इनसे कह दिया जो होगा सो देखा जाएगा, एक बार विश्लेषण करवा ही लो। चलो जी, करवा लो। पत्नी की बात नहीं टाली और कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए इन्होंने मुझे आदेश दे दिया। मैंने कहा चलो जी, आपका विवरण आ गया है, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। अब मैंने इनकी कुंडली को जब देखा तो मैंने इनसे एक बात कही, आप एक बार बताओ साहब, आप वकील साहब कैसे बने? आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि आपको वकालत ही करनी है? तब उन्होंने मुझको एक कहानी बताई। वो बोले मेरे पिताजी का जमीन के संबंध में एक केस चला और उस केस को उन्होंने लगभग 25 साल लड़ा। उस 25 साल में उन्होंने वकीलों को बहुत पैसे दिए, वकीलों के रुतबे को देखा और एक आम आदमी की मजबूरी को देखा। क्योंकि वो एक शिक्षक थे और वो अपने बेटे को कुछ ऐसा ही कराना चाहते थे कि उसको सम्मान भी मिले, पैसा भी मिले, जीवन यापन भी अच्छा हो। तो उन्होंने ही मुझको वकालत करने की सलाह दी। मैं घर में बड़ा लड़का हूं, पिताजी की बात मुझे माननी ही थी। मुझे कोई बातें सूझ नहीं रही थी तो मैंने वकालत कर दी। मैंने उनसे कहा आप स्वभाव से तो बड़े ही विनोदी व्यक्ति हैं, आपको संगीत सुनना सुनाना बड़ा पसंद है। बोला हाँ, पर उससे जीवन यापन तो नहीं हो सकता ना। जीवन यापन करने के लिए मुझे क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा जी चलो। मैंने उससे कहा आप एक बार बताओ, आपको गाना पसंद है या सुनना पसंद है? बोले जी मुझे गाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पिताजी को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं गाना गाऊं। आप जिस तरफ मुझे ढकेलना चाह रहे हैं वो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं गाना गाऊं, ऑर्केस्ट्रा करूं। मैंने कहा ठीक है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको इस बात की इजाजत नहीं देती है और शायद आपके पिताजी की जो इज्जत है वो गाना गाने से आपके से कम हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है, और वो इज्जत कम हो ना हो वो नाराज हो जाएंगे। हाँ, बोले हाँ ऐसा ही है, मैं अपने पिताजी का दिल दुखाना नहीं चाहता, इसलिए मैं गाना नहीं गाना चाहता, मैं इस फील्ड को देखना भी नहीं चाहता। अच्छा, मैंने कहा यदि आप ईश्वर का भजन गाना चाहें तो? बोला नहीं, मैं गा तो सकता हूं, गा लूंगा, लेकिन यदि मैं पिताजी को भजन गाने की बात भी बताऊंगा ना तो बात वहीं आ जाएगी। वो 100% नाराज नहीं होंगे तो 50% नाराज होंगे। मुझे तो आप ये बताओ मेरी वकालत कैसे चलेगी? मैंने कहा जी जरूर बताएंगे आपकी वकालत कैसे चलेगी। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जैसे आता है मेरे पास तो उसकी मंशा क्या होती है? उसकी मंशा ये होती है मैंने परचून की दुकान खोल रखी है,
तो आप तो मुझे ये बताओ मेरी परचून की दुकान कैसे चलेगी। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो किस बात के लिए बना है। उसको तो ये बता दो कि उसने शमशान घाट के सामने पकौड़े की दुकान खोल ली है। अब वो पकौड़े की दुकान कैसे खोलेगी? मतलब आप कोई ऐसा प्रयोग बताओ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, शमशान घाट पे आए और उसको देखने वाले मेरे पकौड़े खाएं। पता नहीं लोगों की मंशा ऐसी क्यों होती है। आपको यह समझना होगा कि आपका निर्माण ईश्वर ने किया क्यों है। किसी विशेष कार्य के लिए आपको धरती पर भेजा है। उस विशेष कार्य में एक तो ये जो आपको भोग भोगने, वो तो भोग नहीं, मुझे भी भोगने और आपको भी भोगने। भोग तो हमारे संग बने हुए हैं, लेकिन एक चीज ईश्वर ने हमारे साथ सबको दी है, वो अनोखी है, वो सिर्फ हमारे पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। हमको वही देखना होता है कि ईश्वर ने आफ्टर ऑल हमारा लाइफ टारगेट बनाया क्या है, हमने इस धरती पर जन्म लिया क्यों है। ठीक है, हमको पढ़ा लिखा दिया गया, हम किसी दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ लिख लिए, हम ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, लेकिन क्या हमने जो पढ़ाई करी है क्या हम इसी के लिए बने हैं? क्या हमारा जन्म इसी कार्य के लिए हुआ है? बहुत सारे इंजीनियर हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, टॉप क्लास कर ली, फिर भी उनको जॉब नहीं लग रही। भाई क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता ना कि आप इंजीनियर बन के पैसा कमाओ। उसने किसी काम के लिए आपको भेजा हुआ है, आप उस काम को समझ नहीं रहे हो। आपने इंजीनियरिंग कर ली, अब आप मेरे पास आ गए, बोला जी मुझे तो ये बताओ कि इंजीनियरिंग में जॉब कैसे लगेगी। अरे भैया कैसे लगेगी क्या पता। अच्छा छोड़ो जी इंजीनियरिंग, आप तो ये बताओ मेरी सरकारी जॉब कैसे लगेगी। हाँ, सरकारी जॉब वाले को सरकारी जॉब ही करनी है। और एक आदमी तो मेरी लिस्ट में ऐसा है, उसकी सरकारी जॉब नहीं लगी तो उसने शादी भी नहीं करी और आज वो लगभग 49 साल का हो गया है, मतलब शादी करनी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। उसने दूसरा कुछ ट्राई किया ही नहीं, अपना जीवन पिताजी के मकान में यूं ही गुजार दिया और ठप्पा क्या लगा दिया कि मुझे मां की सेवा करनी है। वो मां की सेवा का तो खैर बहाना है, लेकिन असली बात यह है कि यदि सरकारी नौकरी लग जाती तो जनाब विवाह कर लेते, नहीं लगी तो विवाह भी नहीं किया। इस तरह की सोच के साथ यदि आप जीवन जीते हैं तो हमेशा कष्टमय ही रहेंगे। आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। अपनी सोच को सुधारिए, अवसर को तलाशिए, देखिए कि आपका निर्माण हुआ क्यों है, आप क्यों इस धरती पर आए हैं। धन तो सभी कमाते हैं, धन कौन नहीं कमाता। आप गुड़गांव पे चौराहे पे चले जाइए, जगह जगह आपको नकली हिजड़े मिल जाएंगे ताली बजाते हुए, 5,000 10,000 20,000 यूं ही कमा के ले जाते हैं चौराहे से। क्या आप कमाना पसंद करेंगे? क्या आप इस तरीके से धन कमाना पसंद करेंगे? मैं तो नहीं समझता कि आप करेंगे। हमारा जन्म धन कमाने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है और उस कार्य से ही हमारे पास धन आएगा। धन सेकेंडरी चीज है, प्रायोरिटी नहीं है। हम किसी विशेष कार्य को करेंगे तब हमारे पास धन आएगा। हम धन के लिए कोई काम करेंगे शायद ना हो, क्योंकि हम धन के लिए कर रहे हैं, हम ईश्वर की इच्छा के लिए नहीं कर रहे हैं। खैर मूल बात पे आते हैं। तो मैंने वकील साहब से कहा, वकील साहब ऐसा करो, आप पिताजी को मत बताया करो और अपने घर से 200 किलोमीटर दूर आप भजन गाने की तैयारी करो। आप ज्यादा बड़े ऊंचे मंचों पे ना जाएं, जहां तक आपके पिताजी के पास खबर आए। आप छोटे छोटे भजन के कार्यक्रम करें। आप भजन तो गाने में आपको भी कोई परेशानी नहीं है। बोला हाँ जी भजन गाने में तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो बोले 200 किलोमीटर, घर से 200 किलोमीटर दूर का आप दायरा बना लो और वहां पे आप इन सब चीजों को किया करो। बोला जी ठीक है, कर दिया करूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे क्या हुआ, भजन संध्या के उनके कार्यक्रम बढ़ने लगे। घर से 200 किलोमीटर दूर, चारों तरफ एक बहुत बड़ा एरिया, घर से बहुत दूर, जो भी उनकी जानकारी का होता वहां पर तो वो कुछ नहीं कहते,
लेकिन उन्होंने एक नया सर्किल बना लिया और वहां पे वो भजन संध्या के कार्यक्रम करते। पैसे आने लगे, सम्मान बढ़ने लगा, भेंट आने लगी, घर की दशा सुधरने लगी, घर में रंगाई पुताई हो गई साहब, दरवाजे नए चढ़ गए, दरवाजे पे पॉलिश हो गई। जब भी भजन संध्या के लिए जाते पिताजी से कह जाते आज मेरी तारीख लगी हुई है वहां पर, तो मैं आज ही निकल जाऊंगा, कल तारीख करूंगा, फिर आऊंगा शाम को दूसरे दिन। पिताजी सोचते लड़का तारीख करने गया हुआ है। अच्छा होता क्या है ना, आस पड़ोस के लोग घर की दशा देखते हैं, घर की दशा बदल रही है, स्कूटर बेच दिया, नई मोटरसाइकिल आ गई। अब वो चीज नहीं है जो पहले वकील साहब किया करते थे, अब तो बड़े ठाट बाट से रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वकालत चल निकली वकील साहब की। अब लोग वकील साहब से सलाह भी लेने खूब आने लगे, क्योंकि वकील साहब का माहौल ही बदल गया। वकील साहब खुश रहने लगे, वकील साहब चिड़चिड़ाते नहीं थे। पहले पैसा होता नहीं था, चिड़चिड़ाते थे, ग्राहक भाग जाता था। कुल मिलाकर हुआ क्या, वकालत भी चमकने लगी, पैसा भी आने लगा, मान सम्मान भी बढ़ गया, चारों तरफ हरियाली आ गई साहब। पर वो आज भी उसी बात पर कायम हैं। आज भी उनके घर के आसपास कोई नहीं जानता कि वो भजन गाकर भी पैसा कमाते हैं। और भजन की उन्होंने बहुत कम संध्या कर दी है, लेकिन भजन वो गाते हैं, जाते हैं, भजन कार्यक्रम करते हैं, और बहुत अच्छे अनुभवी वकील भी हैं वो। तो आप अपने जीवन के मर्म को समझिए कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा कील, ऐसा कौन सा कांटा लगा हुआ है जिसके कारण आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, आप अवश्य कामयाब होंगे। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, बस चीजों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समझना बहुत आवश्यक है। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।